आज हम लोग सीक्वेंसेज एंड सीरीज के ऑब्जेक्टिव करेंगे। मेरी वॉइस पहुंच रही है बेटा सबके पास? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेलकम वेलकम। तो सीक्वेंस सीरीज का आज हमने टॉपिक रखा और इसका डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव खूब डिटेल में कराया और ऑब्जेक्टिव भी कराया साथ में। जो पहले कराया वर्क उसमें से भी ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे, वो बनाने पड़ेंगे उनको, फिर आएंगे। वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का मटेरियल था। बाद में डिसीजन हुआ कि अब प्योर ऑब्जेक्टिव का पेपर आएगा, तो मैंने सोचा थोड़े से ऑब्जेक्टिव और कराए जाए। तो यही रीजन है आजकल ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे सारे, 40 करने होंगे। बाकी अपने स्कूल में भी पूछ लेना कि स्कूल में क्या चीज पूछना चाहते हैं। लेकिन जो बोर्ड की रूलिंग है वो यही है कि 50 ऑब्जेक्टिव 3 सेक्शंस में देंगे, 20 + 20 + 10 सेक्शन ए बी सी। आपको करना है 16 + 16 + 8, तो 40 मार्क का पेपर होगा और 1.5 आवर उसका टाइमिंग रखा शायद इन्होंने। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव की तरफ आपको भी ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव्स की या थोड़े मीडियम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जो बहुत हैवी क्वेश्चन है उसको अवॉइड कर दें सभी टॉपिक्स में। इवन एनसीईआरटी का बहुत हैवी क्वेश्चन अब नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, वो नेक्स्ट टर्म में आएगा। तो स्टार्ट करता हूँ। लाइट और ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। थोड़े ट्रिकी तो होंगे, ये ऑब्जेक्टिव थोड़े ट्रिकी होते हैं, बिल्कुल इजी से नहीं होते, थोड़े थोड़े ट्रिकी होते हैं। जिसको नॉलेज होती है वही कर पाता है इनको। मतलब फाउंडेशन की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, फाउंडेशन के बियॉन्ड आप कर सकते हैं। तो हाँ जी, तो एपी के बारे में पहले बता दूं, ये थोड़ा फाउंडेशन, ये एपी का क्वेश्चन है, मैं फाउंडेशन याद दिला दूं आपको। एपी और जीपी दोनों की फाउंडेशन थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा साथ में भी बताऊंगा। तो इसे कहते हैं अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी। ए लिखिए, ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म और इसमें डी ऐड करे जाओ, a + d, a + 2d, a + 3d, और nth टर्म इसका a + n - 1d। ये सब याद होना चाहिए, तब क्वेश्चन हो पाएंगे। जो फर्स्ट टर्म t1 उसे स्मॉल a1 = a, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म। और tn an l से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं लास्ट टर्म। nth टर्म को लास्ट टर्म कहते हैं, उसकी ये वैल्यू है a + n - 1d। अच्छा, a + d, a + 2d, इसे AP कहते हैं। तो लास्ट टर्म को अगर हम L लिख दें, यस, L इज द नोटेशन फॉर nth टर्म, तो इसके जस्ट पहले वाली टर्म, कोई आप में से बता सकता है बेटा प्रीवियस वाली टर्म क्या होगी? L - 1। L - d, यू हैव ट्राइड, वेरी गुड। हाँ, L - 1d होगा ये। और इसके पहले वाली टर्म बताओगे? L - 2D। यस, L - 2d, L - 3d, ठीक है, वेरी नाइस। तो इसके बाद में इस एपी के n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फार्मूला बताओ बेटा।
पहले आप बताओ, मैं n तो बताऊं। n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। वेरी गुड, 2a प्लस n माइनस 1d। इसी फार्मूले को n बाय 2 इंटू ए प्लस एल भी कहते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म भी कहते हैं। ए और बी का अरिथमेटिक मीन, एम कॉल्ड अरिथमेटिक मीन of A and B is equal to, denoted by capital A and value given by what? a प्लस b अपॉन 2। A plus B by 2 से अरिथमेटिक मीन आ जाता है। और एक और बात कि ए बी सी आर इन ए पी, इसका डायरेक्ट मीनिंग सब लोग याद करें, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट है। डबल ऑफ मिडिल इक्वल टू सम ऑफ सराउंडिंग, ए प्लस सी। डबल ऑफ मिडिल इक्वल टू सम ऑफ सराउंडिंग, ये एपी है। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का थोड़ा सा हमने डिटेल बताया। इस डी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अच्छा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है? सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करके कॉमन डिफरेंस आ जाता है। अब मैं थोड़ा आइडिया आपको जीपी का दे देता हूं, जो कि आप इतने मटेरियल से अभी चल पड़ोगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन also known as GP A, और इसमें R मल्टीप्लाई करते हैं, R फॉर रेशियो, कॉमन रेशियो, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर n माइनस 1। ए कॉल्ड फर्स्ट टर्म, A1 से भी डिनोट करते, T1 से भी डिनोट करते, स्मॉल t1 भी बोला जा सकता है, फर्स्ट टर्म। और कॉमन रेशियो, R इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। R को कॉमन रेशियो कहते हैं। और आता कैसे? सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग करके कॉमन रेशियो आ जाता है। nth टर्म, ये लास्ट टर्म, लास्ट टर्म जिसे tn बोलेंगे, जिसे an बोलेंगे, जिसे nth टर्म बोलेंगे, और वो ए आर की पावर n माइनस 1 हुआ करता है। लास्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म उधर हो गया। सम ऑफ n टर्म्स Sn is given by a into r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1, a into 1 माइनस r की पावर n, 1 माइनस r, दोनों सेम रिजल्ट्स है। ये सम ऑफ n टर्म्स के लिए काम करता है। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a and b is denoted by capital G and value is square root AB। फिर अरिथमेटिक मीन आपने अभी लर्न किया था, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। फार्मूला यू कैन रिमेंबर, कमिट टू मेमोरी। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या है? ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है। अब इसमें रिमार्क है एक दो। ए ग्रेटर देन जी तब होगा जो नंबर्स डिफरेंट है, जिनका अरिथमेटिक मीन लिया ना, ए बी का मान लो, तो ए बी आर डिफरेंट। इफ एंड ओनली इफ ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी में फर्क होगा तो ए ग्रेटर देन जी होगा। ए इक्वल टू जी तब होगा, ए इक्वल टू जी तब होगा जब ए और बी दोनों नंबर ना इक्वल होंगे बाई चांस, सिर्फ तभी ए इक्वल टू जी होता है, नहीं तो ए ग्रेटर देन जी वैलिड होता है अगर नंबर्स में थोड़ा भी फर्क है तो। और एक बात इसमें और है,
अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन है, तो अरिथमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा होता है, तो ज्यादा होता है। तो अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, कम से कम जो वैल्यू है, अरिथमेटिक मीन की जो मिनिमम वैल्यू है, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की जो लीस्ट वैल्यू है वो जी के इक्वल होती है। लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू जी, ए की मिनिमम वैल्यू जी होती है। ठीक है, हाँ, ये याद करके रखना, बहुत बार हम लोग यूज करते रहते हैं फैक्ट को। ए ग्रेटर देन जी बहुत ज्यादा यूज में है, मतलब इधर जो भी बताया उसको याद करके रखना है। बाकी बैकग्राउंड ना जब क्वेश्चन करूंगा तो भी आपको जितनी जरूरत होगी उतनी बताऊंगा। ये जनरल बैकग्राउंड हमने दे दी, और कोई रिक्वायरमेंट होगी तो साथ में बताएंगे। अभी देखिए अपना ये क्वेश्चन, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाय दिस। इन्होंने Sn दिया हुआ है, वहां कुछ कम दिखाई पड़े तो यहां देखिए Sn इज इक्वल टू 3n प्लस 2n स्क्वायर दिया हुआ है। देन कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज, आपसे हमने कॉमन डिफरेंस की डिमांड कर दी। ठीक है, क्वेश्चन कहां से लिया, इधर लिखा सामने, एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, NCERT का जो आपका एग्जाम्पलर आता है उस बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है। ये बुक इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल है, आपको ना मिल पाए बुक तो मुझे बताना, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा जहां से ये बुक मिल जाती है, बहुत आराम से मिल जाती है, सारी बुकें वहां पे, NCERT के सारे पब्लिकेशन एक जगह पर मिल जाते हैं। अच्छा, तो दिक्कत हो किसी को तो मुझे कांटेक्ट करना। तो यहाँ पे नंबर लिखा होता है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर रीड कर सकते हो, वहां से प्रिंट आउट ले सकते हो, जैसे भी है। और सबसे अच्छा तो यह है कि क्वेश्चन अभी या बाद में लिख सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और Sn दिया हुआ है, क्या किया जाए बेटा बताओगे, क्या किया जाए इससे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? ओके, इधर देखिए n की वैल्यू 1 अगर लिख दूं ना तो सम ऑफ वन टर्म को क्या कहते हैं, ए कहते हैं। यहां देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये AP है, तो सम ऑफ वन टर्म को क्या बोलोगे, ए बोलोगे। तो आप अगर S1 निकाल देते हो तो ए आ जाएगा। तो n की वैल्यू 1, 3 बन जा 3 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, 3 प्लस 2 5, यही ए है। फर्स्ट टर्म आ गया बेटे, ये कॉमन डिफरेंस मांग रहे हैं, अगर ए मांगा होता तो ये ए था। अब आप निकालिए S2, सम ऑफ टू टर्म्स, n इक्वल टू 2 पुट कर दो इसमें, 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8, 6 14 हुआ, सम ऑफ टू टर्म्स। अब यहां फिजिकली देखो, a प्लस d को कहते हैं, a प्लस d को सम ऑफ टू टर्म कहते हैं फार्मूले के हिसाब से, a प्लस d। वो ओरिजिनल फार्मूला लगाने की Sn का जरूरत नहीं है, छोटा सम ऑफ टू टर्म यहीं से उठा लो। तो आपने देखा कि 14 इक्वल टू 2a प्लस d हो गया, a का वैल्यू 5 यहां पुट कर दो, 14 इज इक्वल टू 2 5 या 10 प्लस d का वैल्यू 4 आ गया है, और d का वैल्यू 4, आपका ऑप्शन डी राइट है। बेटे डाउट पूछो, ऐसे थोड़ी थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और हल्के होते हैं, जो बहुत हैवी नहीं होते। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड टर्म ऑफ GP इज 4। GP आपको पता है AR स्क्वायर, AR क्यूब, ये GP है। ये क्वेश्चन कहता है कि थर्ड टर्म इज 4, थर्ड टर्म का मतलब AR स्क्वायर इन्होंने 4 दे दिया। आपसे इन्होंने डिमांड रख दी प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स निकालता हूं।
हमें टर्म नजर आ रहे हैं 5, 1 2 3 4, एक और लिख देता हूं AR की पावर 5। इन सारों का प्रोडक्ट चाहिए इसको। इसने थर्ड टर्म की वैल्यू दे दी और आपसे प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स मांगने लग गया। तो देखिए वो A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब AR की पावर 4 तक जाता है। A की पावर 5 हो गई, R की पावर हो गई 1 + 2 + 3 + 4, A टू द पावर 5, R की पावर 4 3 7 2 9 1 10, और ये हो गया AR स्क्वायर टू द पावर 5। ये ध्यान से देखो, मैंने AR स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि AR स्क्वायर की वैल्यू इधर दी हुई है। तो ये हो गया 4 टू द पावर 5। अब आप अपने ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में यहाँ पे रीराइट कर देता हूँ 4 क्यूब, ये 4 की पावर 4 है, ये 4 की पावर 5 है, और वो नन ऑफ दीज है। तो आपको दिख गया ऑप्शन सी इसमें राइट है। बेटे डाउट पूछो। और ये EBQ 18 है, मैंने साइड में लिखा है, कुछ हाइड नहीं किया कि क्वेश्चन कहाँ से उठा के ले आई। तो क्वेश्चन आपके NCERT का जो पब्लिकेशन है एग्जाम्पलर, यहाँ पर उसी के क्वेश्चन है, और कभी कभी इधर उधर से भी सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अभी EBQ चल रहे हैं। बेटे डाउट पूछो। क्वेश्चन में लिखा है 9 टाइम्स 9th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 13 टाइम्स 13th टर्म, देन 22nd टर्म ऑफ AP इज के बाद कोई ऐसे डायरेक्ट फिलिंग कर सकता है बेटा? है किसी को आइडिया कुछ? ओके, तो मैं इस क्वेश्चन का सल्यूशन दे देता हूं। वैसे इसके लिए ना एक फैक्ट होता है, वो याद कर लिया जाता है, उससे सल्यूशन जल्दी हो जाता है। मैं दोनों बातें आपको बताता हूं। पहले सब्जेक्टिव मेथड से क्या बोला इसने, 9 टाइम्स 9th टर्म, 9 टाइम्स 9th टर्म इज इक्वल टू 13 टाइम्स 13th टर्म। आपसे 22nd टर्म, 22nd क्यों मांगा, 23rd नहीं मांगा इसने, 22nd, क्योंकि 13 + 9 ना 22 होता है, इसलिए इसने 22nd टर्म मांगा है। और वो 22nd टर्म 0 आएगा, 13 + 9th टर्म 0 आएगा। मैं बताता हूं शॉर्टकट इसका ये होता है। इधर देखिए, जो इसका शॉर्ट मेथड है वो ये है कि m टाइम्स mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म। कहाँ? AP में, और कहीं नहीं, हर जगह मत कर देना इसको। अगर m टाइम्स mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म हो तो इसका डायरेक्ट मीनिंग और ऑलवेज ये मीनिंग होता है Tm + n इज 0। इस फैक्ट को फार्मूले की तरह यूज कर सकते हो आप। अब देखो मैं बताता हूं, 9 टाइम्स T 9, 13 टाइम्स T 13। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम आपसे T 13 + 9 ही पूछें, दूसरा कुछ पूछ दिया तो उसका जवाब फिर नहीं है। तो T 22 कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। अच्छा, मैं और भी थोड़ा पूछता हूं आपसे, 9 टाइम्स T 9, 41 टाइम्स T 41। अब मैं क्या पूछ सकता हूं? आप क्वेश्चन T 9 and 41 term. 9 + 41 मैं आपसे पूछ सकता हूं, और वो 0 होगा। बस यही है। ये तो शॉर्ट बताया मैंने, फुल मेथड भी लेंदी नहीं है। ये रहा 9 टाइम्स T 9 इज 13 टाइम्स T 13, T 22nd टर्म इसने मांगा, और उसकी वैल्यू डेफिनेटली 0, टिक तो पहले कर दी। अब देखो वैल्यू निकालता हूं। 9 टाइम्स T 9 है A + 8D, T 9 A + 8D, T 100 बताओ कितना होगा? T 100, A plus A plus 99D. वेरी गुड।
13 आपका a प्लस 12d होगा। सो 9a प्लस 72d इज इक्वल टू 13a प्लस, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ गया, 12 3 जा 36, 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 बन जा 12, 3 15d। तो 9a माइनस 13a 72d माइनस 156d इक्वल टू 0। ये बन गया -4a और ये बन गया आपका 6 माइनस 2 4, 15 माइनस 7 8 माइनस 84d इक्वल टू 0। -4 का डिवीजन कर दिया जाए तो a प्लस 21d इक्वल टू 0 और a प्लस 21 का को t सफिक्स समथिंग बोलेंगे। सफिक्स बताओगे बेटे? 22 t22 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर हो गया बेटा। डाउट पूछो। ठीक है, सो वी कैन मूव फर्दर टू द क्वेश्चन नंबर 4। सभी में सामने EBQ पड़ा हुआ। अच्छा, वैसे उस EBQ के चक्कर में ना पड़ के आप अपना क्वेश्चन लिख लो अभी या थोड़ी देर में, और सॉल्यूशन, क्वेश्चन कम सॉल्यूशन। और जो नोट्स दिए हुए पहले वाले वो उनमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये वाले नहीं लिखे हैं, वो पहले वाले में है। ये वाले अभी लिखे नहीं, रोज के रोज तैयार करने होते हैं क्वेश्चन। ये पहले इतने ऑब्जेक्टिव आते नहीं थे तो इतनी ज्यादा इंसिस्ट करते नहीं थे, वो NCERT केवल कराते थे। आपको NCERT भी कराई, उसमें से भी आएंगे। जो पहले वाला कोर्स है ना, वो भूल मत जाना, उसको रिवीजन करना है और रिवीजन में रखना है, और ये एडिशनल है। इसको देखो बेटे, इसमें इन्होंने लिखा x, 2 y, 3z आर इन AP। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी, इफ का मतलब गिवन x, 2y, 3z आर इन AP। AP का डायरेक्ट मीनिंग है डबल ऑफ मिडिल सम ऑफ सराउंडिंग। 3 टर्म्स AP में, बहुत पॉपुलर फार्मूला है ये। 3 टर्म्स आर इन AP का मतलब है डबल ऑफ मिडिल इक्वल टू सम ऑफ सराउंडिंग। ये देखो कर दिया। आगे कहते हैं x बाई जेड आर इन GP। x बाय जेड आर इन GP। आपसे कॉमन रेशियो मांग दिया GP का, तो कॉमन रेशियो के लिए इसमें एक काम करते हैं। वैसे तो GP 3 टर्म्स इन GP का मतलब है y² इक्वल टू ZX, और उससे भी इधर उधर करके आ जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा है जब रेशियो इसने मांग ही दिया तो 3 टर्म्स AP हैं, तो देखो हम कॉमन रेशियो को गेम में ले आते हैं। वो कैसे? इस y को AR लिख करके, क्योंकि GP में है ना टर्म, तो फर्स्ट क्या है A, दूसरा क्या है AR, तीसरा क्या है AR²। तो ये जो y है ना वो XR है, इसमें R कॉमन रेशियो हो गया अपने आप। यही रेशियो हमें निकालना है। और z की वैल्यू कितनी होगी बेटे, बताओगे? XR²। हाँ सही है, बिल्कुल XR²। ये A, ये AR, ये AR²। तो ये एज्यूम करने में फायदा यह है कि कॉमन रेशियो गेम में आ गया। वैसे x y z आर इन GP का बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजेबल मीनिंग y² इक्वल टू ZX हुआ करता है। यहाँ पर हमने यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ ये वाला मीनिंग ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट रेशियो मांगा इसलिए। अब आप इक्वेशन नंबर 1 में ये जो रिजल्ट्स है ना 2 के, वो पुट कर दो, यूज 2 in 1 कर दो, तो रेशियो आ जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि वहां कुछ बचेगा नहीं, रेशियो ही रेशियो रह जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। 4 y का मतलब XR, x का मतलब x3, z का मतलब XR²। आप देख सकते हो x कॉमन लेके यहाँ बंद दे जाएगा और कैंसिल हो गया। कॉमन लेके कैंसिल हुआ इसलिए 1 रह गया, वहां 0 नहीं हुआ। कॉमन लेके कट किया, डिलीट किया आपने, डिवीजन किया।
ठीक है, तो क्या आया 4r माइनस 1 माइनस 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट अस सॉल्व। नेगेटिव मल्टीप्लाई कर लो तो 3r स्क्वायर पॉजिटिव 4r नेगेटिव 1 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। 3r स्क्वायर माइनस 3r माइनस r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में 3r कॉमन लेने के बाद r माइनस 1, लास्ट 2 में माइनस 1 कॉमन लेने के बाद r माइनस 1 इक्वल टू 0। r माइनस 1 आउट, इन अदर ब्रैकेट 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फिर इधर आ जाइए, r माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3r माइनस 1 इक्वल टू 0। r इज इक्वल टू 1 और r इक्वल टू 1/3 आया। अब वैसे तो r की दोनों वैल्यू करेक्ट है, पर आपके जो आंसर्स हैं वो हैं 3, 1/3, 2 एंड 1/2। इन आंसर्स में 1/3 राइट है। अब आप अपनी बारी, आपकी बारी, डाउट पूछो बेटे। r की वैल्यू जो 1 ले लोगे तो ये जो y और z भी x हो जाएंगे और जीपी में टर्म कौन हो जाएंगे, x x x, मतलब कि वो x x x तीनों ट्रिपल x है ना, तो AP भी होती है वो GP भी होती है। इक्वल टर्म फॉर्म AP एज वेल एज GP। क्वेश्चन नंबर 5 EBQ 21। इन एन AP SN इज QN स्क्वायर। इन्होंने SN की वैल्यू QN स्क्वायर दी है और SM की वैल्यू QM स्क्वायर दी है। SM इज QM स्क्वायर। SM इन्होंने QM स्क्वायर दिया। ऐसा डिनोट सम ऑफ आर टर्म्स। आपको कंफ्यूजन हो जाए कि यस क्या है, तो एस फॉर सम वो बोला इन्होंने यहाँ पर। ऐसा डिनोट सम ऑफ आर टर्म्स, वो कुछ खास बात नहीं है, ऐसा सम ऑफ आर टर्म्स को डिनोट करता है, तभी तो हम एसएन को सम बोल रहे हैं। देन एस क्यू इक्वल टू, आपसे सम ऑफ क्यू टर्म्स की इसने डिमांड रख दी। एस क्यू डिमांडेड बाय द क्वेश्चन। ये एपी के किन्हीं भी टर्म्स का सम निकल सकता है अगर आपके पास ए और डी अवेलेबल हो। तो आप ए और डी की ट्राई करो तो ज्यादा अच्छा है। ए और डी किसी तरह मिल जाए तो फिर क्या होगा कि आपको सम ऑफ क्यू टर्म्स मिल जाएगा, या कोई और जो भी मांगा वो मिल सकता है। ए और डी मिल जाए तो एपी जो है कंट्रोल में आ जाती है। एम एन क्यू दिख रहा है, क्यू क्यूब में थोड़ी प्रॉब्लम, एम एन एम प्लस एन क्यू स्क्वायर है ये। और ईबी क्यू 21 है, कभी डाउट हो तो रेफर भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या ट्राई करें, पहले ए और डी निकालने का ट्राई करें, जिसके लिए इन्होंने दो इक्वेशंस भी दिए हमारी हेल्प के लिए। ठीक है बेटे, इधर देखो, एस एन इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर। एस एन का फार्मूला है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू एन स्क्वायर। ये एस एन का फार्मूला हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक्स थोड़ा ज्यादा, और इसको थोड़ा और बढ़ाता हूं। n से n काट दो, 2 का उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया आपका 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 2 क्यू एन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये वाली सेकेंड इक्वेशन, इन दोनों में फर्क सिर्फ यही है, n इज m ईयर, क्यों तो बदला नहीं, केवल n यहाँ m है। तो दूसरा सिमिलरली लिख सकते हो, सिमिलरली 2a प्लस m माइनस 1d, तो क्यों m आने वाला है। अगर एस एम इक्वल टू क्यू एम स्क्वायर को बेसिकली लिखोगे तो भी यही पहुंचोगे। यहां तक डाउट पूछो। अब हम ए और डी निकालेंगे और फिर ए डी निकल जाए तो एपी आपके कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि एपी में ए और डी इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो अब आप क्या करो, 1 माइनस 2 कर दो, 2a माइनस 2a हो गया, n माइनस 1d माइनस m माइनस 1d इज इक्वल टू 2 क्यों कॉमन लो, ब्रैकेट में n माइनस m, क्योंकि आपने सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, चेंज ऑफ साइन हुआ करता है, साइन विल बी चेंज, जैसे ये माइनस 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 होगा, तो 2a और माइनस 2a कट गया, d कॉमन ले करके, अभी d कॉमन लिया भी नहीं हमने, वैसा ही लिख दिया, n माइनस 1d इधर माइनस m माइनस 1d इधर, 2qn, यहां पे 2q कॉमन ले दिया, n माइनस m आ गया। अब इधर d कॉमन लोगे, n माइनस 1 माइनस m माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 2q इंटू n माइनस m, 1 से 1 कट गया, n माइनस m का डिवीजन लगा दो, तो d का वैल्यू 2q बिल्कुल रेडी हो गया। हमें a और d चाहिए होते, तो d आ गया, d की इस वैल्यू को 1 में पुट कर देंगे तो a आ जाएगा, और ad आ गए, फिर तो सम ऑफ q टर्म्स निकालो या सम ऑफ 50 टर्म्स निकालो, कोई टेंशन नहीं। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, लेट अस ट्राई दैट। इक्वेशन नंबर 1 को आगे बढ़ाया जाए, 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 2qn, इसमें वैल्यू जो अभी अभी निकाली आपने d की, वो पुट कर दो, 2q निकाली थी, 2a प्लस 2q इंटू n, 2nq, 2q इंटू माइनस 1 माइनस 2q, 2qn इधर, ये दोनों आपस में डिलीट हो गए, 2a की वैल्यू 2q आ गई, तो a की वैल्यू q रेडी हो गई, उधर d इक्वल टू 2q भी रेडी है, a और d तैयार हो गए। सम ऑफ q टर्म्स डिमांडेड बाय द क्वेश्चन, सम ऑफ q टर्म्स है q बाय 2, 2a प्लस q माइनस 1d, ये सम ऑफ q टर्म्स का फार्मूला। सो दिस इज q बाय 2, 2a का मतलब हो गया 2q, q माइनस 1, d का मतलब हो गया 2q। आगे बढ़ाइए, इट इज q बाय 2, 2q प्लस 2q इंटू q, 2q स्क्वायर माइनस 2q, 2q कट गया, 2 से 2 डिलीट हो गया, q इंटू q स्क्वायर इज q, और ये आपको यहां पर ऑप्शन सी में दिख रहा, यही हमारा आंसर है। बेटे डाउट पूछो, कहीं भी डाउट लगाओ तो बताऊंगा, डाउट ना हो तो बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जरूर इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। वो एनसीईआरटी पहले करा दी, उसमें से आएंगे, प्लस एक्स्ट्रा करा रहा हूं, जरूर आएगा, इसमें सिमिलर क्वेश्चन आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 6। Sn denotes, let Sn denote sum of first n terms of AP, मतलब Sn वही अपना फार्मूला है, n by 2 2a plus n minus 1 into d। If S2n is equal to, यहां पे लिखा है S2n is equal to 3 times Sn, then S3n is to Sn is equal to S3n अपॉन Sn आपसे मांग दिया, ये डिमांड रख दी, और Sn डिनोट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, बिल्कुल है, और ये एक रिजल्ट दिया है, इस रिजल्ट के बेस पे उसकी ट्राई की जाएगी। तो देखते हैं जो दिया हुआ है वो क्या है। इफ का मतलब गिवन है S2n
इज इक्वल टू 3 टाइम्स Sn, और 2 फाइंड है S3n इज टू Sn। बिल्कुल साफ है। और है क्या चीज? एपी। एपी के फार्मूले लगेंगे, अप्लाई कर दो। सम ऑफ 2n टर्म्स हुआ 2n बाय 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1d। सम ऑफ 2n का फार्मूला ये हुआ, सम ऑफ n का फार्मूला वो भी अभी लिखना पड़ेगा। 3 टाइम्स Sn का फार्मूला n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अब इसमें कुछ डिलीशन भी है। n बाय 2 और ये वाला n बाय 2 डिलीट कर दिया, ये 2 इधर वाला बच गया एक्स्ट्रा। और कुछ अभी डिलीशन नहीं हो रही, देखेंगे। 2 2 जा 4a, 2 इंटू 2n माइनस 1d, 3 2 जा 6a प्लस 3 इंटू n माइनस 1d, 4a माइनस 6a, 4a माइनस 6a माइनस 2a हो गया, प्लस ये चीज है 4n माइनस 2 इंटू डी, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वो चीज को लेफ्ट में लाओ, माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो, 3n माइनस 3d, और फिलहाल इक्वल टू 0 रह गया वहां पे। बाकी अभी देखता हूं क्या करना पड़ेगा। वैसे ये काम कर सकते थे, a इन लेफ्ट d इज इन राइट, वो भी कर सकते थे, वो तो कोई टेंशन नहीं, इधर उधर है वो करना। शिफ्टिंग करनी पड़ी, माइनस 2a, d कॉमन ले लो, 4n माइनस 2 फ्रॉम हियर, माइनस 3n प्लस 3 फ्रॉम देयर, माइनस 2a प्लस ये आपका हो गया n, ये और ये मिलके n, 3 माइनस 2 1 इक्वल टू 0। तो 2a की वैल्यू या कहिए a की वैल्यू तैयार हो चुकी है, माइनस 2a इज माइनस n प्लस 1 इंटू डी। मतलब 2a की जरूरत पड़ जाए तो वो n प्लस 1d है, आगे से अपना ये रिजल्ट नंबर 1 यूज कर सकते हो। a की जरूरत पड़े तो n प्लस 1 बाय 2 इंटू डी, और 2a की जरूरत पड़े तो n प्लस 1d है ये, और ये यूज हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे S3n बाई Sn, ये लिखा है, देन S3n बाई Sn इज इक्वल टू, S3n बाई Sn की डिमांड है, लेट अस ट्राई नाउ। S3n बाई Sn दैट्स इक्वल टू, सम ऑफ 3n टर्म्स हुआ 3n बाय 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। सम ऑफ n टर्म्स हुआ n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाय 2 ऊपर नीचे से डिलीट हो गया है, ये देखो कट गया। नेक्स्ट स्टेप अपना इधर है, इसमें बेटे 2a की वैल्यू अभी यूज कर दो, तो काम बढ़ जाएगा फालतू का। 2a की वैल्यू ये और ये यूज कर दो, दोनों ऊपर लिखी पड़ी हैं, यूज 1 कर दो अभी राइट नाउ। तो ये 3 ये वाला कॉपी, 2a की वैल्यू n प्लस 1d, 3n माइनस 1d, डिनोमिनेटर में आ जाओ, 2a की वैल्यू n प्लस 1d प्लस n माइनस 1d। बहुत सुपर रिजल्ट, ऊपर नीचे से d कट के कोई अच्छा आंसर आएगा, देखते हैं। 3 ठीक है, दोनों प्लेसेस से d कॉमन ले आओ, अंदर रह गया n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1, डिनोमिनेटर से d कॉमन ले आओ, n प्लस 1 प्लस n माइनस 1, 1 से 1 1 से 1 कैंसल हो गया, d से d भी डिलीट, बचा क्या
3 इंटू 3n प्लस n 4n, डिनोमिनेटर आपका 2n, n से n भी कट गया, तो 12/2 कितना आया 6। ये हमारा आंसर है। फुल क्वेश्चन टाइप का था, खूब मेहनत हुई। देखो एनसीईआरटी बेस्ड है सारे, यहां से स्टार्ट हुआ था। 6 वो देख रहे हो बी में, वो ऑप्शन आपका आंसर है। और कोई इस एरिया में डाउट लगाओ तो अभी पूछो, सामने बैठा हूं, सारा मटेरियल सामने, कितना अच्छा साफ सुथरा लिखा है। सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। इससे साफ नहीं होता, अच्छा सोचो इससे साफ कुछ और भी होता होगा, इससे इजी कुछ और भी होता हो, तो गलत सोच रहे हो आप। इससे इजी कुछ भी नहीं है, यही है जो भी है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें इन्होंने मिनिमम वैल्यू मांग दी, किसकी, 4 टू द पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x की मिनिमम वैल्यू मांगी है। तो अरिथमेटिक मीन मैंने बताया था, अरिथमेटिक मीन की मिनिमम वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन होता है। वी नो दैट, वो याद करके यूज करो। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि अरिथमेटिक मीन की मिनिमम वैल्यू होती है ज्योमेट्रिक मीन, ये हमें पता है। तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का चक्कर है इसमें कुछ, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू निकाल सकते हैं, पर थोड़ा आप ठहरो, थोड़ा अलग से ही बता देता हूं। कंसीडर, ये 2 नंबर कंसीडर करो जिनके सम की वैल्यू पूछी है, 4 की पावर x, 4 की पावर 1 माइनस x। देखते चलना, इन नंबर्स को कंसीडर किया। यूज करो क्या, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था, और इसी के कंटेक्स्ट में वो फार्मूला बताया था। तो ये मेन चीज है, इसी से वो फार्मूला आया था, वो कहीं अलग से नहीं आया था। ये a ग्रेटर देन और इक्वल टू जी। अब देखना इन दोनों का अरिथमेटिक मीन लीजिए, 4 की पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x अपॉन 2 और लगेगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। 4 की पावर x इंटू 4 की पावर 1 माइनस x। So this is 4 to the power x, 4 to the power 1 minus x by 2 greater than or equal to स्क्वायर रूट के अंदर 4 की पावर x प्लस 1 माइनस x। 4 की पावर 1 हो गया x और माइनस x 0। 4 टू द पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, 2 जा 4 हो गया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 है, क्योंकि ये जो चीज है ना, दिस इज इक्वल टू 4 और मोर। ये लेफ्ट साइड वाली क्या चीज है, ये क्या है, इट इज आइदर 4 और मोर। तो फिर इसका आंसर क्या है, 4 टू द पावर x प्लस 4 की पावर 1 माइनस x की मिन वैल्यू इन्होंने मांगी, वो 4 है। अब आप डाउट पूछो, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 से ज्यादा है, वैसे मिनिमम वैल्यू 4 है। इन्होंने मिनिमम डिमांड की थी और हमने मिनिमम वैल्यू निकाल दी। ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं उन्होंने 4 दिया हुआ, इधर 2 1 0 दिए हुए हैं, इनमें 4 आपका राइट आंसर है। बेटे डाउट पूछो, बहुत अच्छा मेथड है ये उसमें जी मेन और एडवांस में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मेनली ये हैं आपके सीबीएसई के क्वेश्चन है, वो जी मेन में तो खूब आते ही रहते हैं इस तरह के। यहां पर ये 2 क्वेश्चंस दिख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के।
तो इसमें कहते हैं फॉर ए बी सी टू बी इन जीपी द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी बाय बी माइनस सी, ए माइनस बी बाय बी माइनस सी का वैल्यू डिमांड कर दिया। ये EBQ27 सभी में इधर लिखा हुआ है नंबर, दिस कैन बी सीन इन योर बुक, एग्जाम्पलर बुक। ओके, तो इसकी वैल्यू बताता हूं मैं। क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन देखिए, दो क्वेश्चन है इसके अंदर, 9 भी यहां पर है, 8 और 9 दो क्वेश्चन है। तो 8 का देखिए, ए बी सी आर इन जीपी, यस ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब है बी की वैल्यू ए आर ले सकते हो, सी की वैल्यू ए आर स्क्वायर, या b इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी, या b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। लेकिन हमें यहां पर ये ज्यादा सूट करेगा, ये वाला, क्योंकि ये मांगा ना, तो इसमें वैल्यू पुट करने को मिल जाएगा। तो अब इनकी डिमांड क्या है, वैल्यू ऑफ a माइनस बी बाय बी माइनस सी, इसका वैल्यू मांगा। b का मतलब क्या है, ए आर, b का मतलब है ए आर, c का मतलब है ए आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ऊपर से a कॉमन लें 1 माइनस आर, डिनोमिनेटर में ए आर कॉमन लें 1 माइनस आर, ये सारा मिलके आ गया a इंटू 1 माइनस आर कट के आया 1 बाई आर, और 1 बाई आर ध्यान दें, आर वैसे तो a माइनस बी बाई बी माइनस सी इज इक्वल टू 1 बाई आर हुआ, पर आर क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो आर के टर्म्स में आप आंसर नहीं लिख सकते, आपको आंसर ए बी सी के टर्म्स में देना है। तो आपको पता लगाना है कि 1 बाई आर इज इक्वल टू ए और बी और सी और समथिंग लाइक दैट। कोई बता सकता है मैं क्या लिख दूं बेटा वहां, ए b by a। बिल्कुल सही है, हम आर की वैल्यू बी बाय ए लिखने तो चल जाएगा। और बताओ, सी बाय बी भी लिख सकते हो। तो इसके दो आंसर हैं, डबल आंसर है, बी बाय ए और सी बाय बी। 1 बाई आर नहीं चलेगा, बिकॉज आर इज नॉट गिवन। पर इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, a by b नहीं बन जाएगा? यस सर, a by b बनेगा। ए बाई बी बनेगा, ए बाई बी बनेगा। आप सही कह रहे हैं, मैंने गलती कर दी। ए बाय बी का इनवर्स होगा बेटे, और वो भी फिर सी बाय बी का इनवर्स होगा, क्योंकि वो 1 बाई आर है ना कि आर। ठीक है, तो डबल आंसर होगा। क्या क्या आंसर है, ए बाय बी एंड बी बाय सी। मैंने वो पहले वैल्यू आर की वैल्यू डाल दी, किसी ने बताया, मैंने मुझे वही लगा वही राइट है। तो हाँ, बी बाय ए आर की वैल्यू है, तो ये 1 अपॉन आर है, तो 1 अपॉन आर, फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। मैंने इनवर्स कर दिया आपके बताते ही। ओके, अब कोई डाउट हो पूछो। 8 नंबर। नाउ वी ट्राई क्वेश्चन नंबर 9। सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड इन AP is equal to sum of terms equidistant from beginning and the last of AP is equal to। ध्यान दो, इसके लिए हम आपको AP लिख के देते हैं। देखो इधर AP ये है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये बिगिनिंग के टर्म है। अब लास्ट के टर्म अभी लिखाए तो थे, L के पहले L माइनस डी, उसके बिफोर L माइनस 2D, उसके बिफोर और लिखना हो तो L माइनस 3D, कॉमा करके है। अच्छा बेटे, अब देखना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड द लास्ट। मतलब इनके कहने का मतलब है टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड द लास्ट, तो उनका क्या करना, सम करना। मतलब फर्स्ट का लास्ट के साथ सम करना, इज इक्वल टू सेकंड का सेकंड लास्ट के साथ, A प्लस डी का ना L माइनस डी के साथ करना सम, और थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ। ये है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड द लास्ट का मीनिंग है थर्ड फ्रॉम बिगिनिंग, थर्ड फ्रॉम लास्ट। थर्ड को थर्ड के साथ प्लस करना,
मतलब इसको ना इसके साथ प्लस करना, इसको इसके साथ प्लस करना, इसको इसके साथ प्लस करना, फर्स्ट को लास्ट के साथ प्लस करना, ये इनकी लैंग्वेज का मीनिंग है। तो a प्लस 2d प्लस l माइनस 2d ये किसके इक्वल आ रहे हैं? व्हाट कैन यू राइट? व्हाट इज दिस आंसर? सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड द लास्ट इज इक्वल टू व्हाट? क्या आ रहा है आंसर? A plus L, first term plus A last plus term. L. यस, इट इज इक्वल टू a प्लस l, लेकिन a और l क्वेश्चन में दिए नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये एवरी टाइम आंसर आ रहा है, यही फिल इन द ब्लैंक। अब यहां 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं 10, 11, 12 ट्रू फॉल्स के। 2 सीक्वेंसेज कैनॉट बी इन बोथ एपी एंड जीपी। ट्रू या फॉल्स? कोई सीक्वेंसेज एपी जीपी में एक साथ हो सकते हैं क्या? Sir, true. Yes, sir. ट्रू। आपकी बात तो माननी पड़ेगी, तो मैं ट्रू तो अभी लिख देता हूं। कैसे ट्रू हो गया बेटा? Sir, AGP. नहीं, एजीपी अलग चीज है, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना, वो अलग चीज है। वो एपीजीपी टुगेदर नहीं होता, वो एपीजीपी का मिक्सचर होता है। वो जो एजीपी है ना, वो एपी नहीं है और वो जीपी भी नहीं है। हमें ऐसा सीक्वेंस चाहिए जो एपी भी हो और जीपी भी हो, अलग अलग। ऐसा सीक्वेंस बताओ बेटे जो एपी भी हो और प्लस जीपी भी हो। वही एपीजीपी का मिक्सचर, मतलब वो एजीपी ना हो, एजीपी अलग चीज है। ओके, तो मुझे ही बताना पड़ेगा। देखो बेटे, ये तो है 2 2 2, ये क्या है? एपी भी है और जीपी भी है, ये है ना। एपी भी है, ये जीपी भी है। एपी क्यों है? क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 2 और कॉमन डिफरेंस 0 है, तो इसलिए ये एपी है। एपी है, क्यों नहीं? ये जीपी भी है क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 2 और इसका कॉमन रेशियो है सक्सीडिंग अपॉन प्रीसीडिंग 1। तो इक्वल टर्म्स लोगे ना, ए बी 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 सी लोगे, इक्वल टर्म्स लोगे तो वो एपी कम जीपी बन जाएगा। और कभी एपी कम जीपी नहीं बनता। इक्वल टर्म्स फॉर्म एपी एज वेल एज जीपी, एजीपी नहीं, एजीपी अलग चीज है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 को देखो। एनी टर्म ऑफ एपी, अच्छा 1 मिनट रुकना, क्वेश्चन हमारा क्या था? 2 सीक्वेंसेज कैनॉट बी इन बोथ एपी एंड जीपी टुगेदर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हुई कि फॉल्स हुई बेटा? Sir, true. Sir, false. कैनॉट बी 2 सीक्वेंसेज एपी जीपी में एक साथ नहीं हो सकते। 2 Sir, सीक्वेंसेज false. कैनॉट बी बोथ इन एपी एंड जीपी टुगेदर। 2 सीक्वेंसेज हैं, 2 सीक्वेंसेज हैं, सेम है, ऐसे ये लो 2 सीक्वेंस है, एक ये है एक ये है, दोनों एपी जीपी टुगेदर हो ही सकता है। तो ये कह रहे कैनॉट बी टुगेदर, तो ये आपका ट्रू नहीं, ये है फॉल्स, क्योंकि 2 सीक्वेंसेज कैन बी एपी एज वेल एज जीपी टुगेदर, एक साथ हो भी सकते हैं। एपी भी हो सकता है, जीपी भी हो सकता है। और कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने 2 सीक्वेंसेज लिख दिए, नहीं तो 1 सीक्वेंस लिख देते ना, तो 1 सीक्वेंस में क्या है कि फिर हम जल्दी आंसर सर्च कर लेते। अब यहां देखो 11 नंबर, एनी टर्म ऑफ एपी एक्सेप्ट फर्स्ट is equal to half the sum of terms which are equidistant from it। बहुत ही रिगरस स्टेटमेंट लिखी हुई है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू मतलब सॉल्यूशन के थ्रू समझाने का ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में
जो लिखा है वो लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, अभी समझ में आएगी। आप इन्होंने ना एपी की बात की है, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d कुछ टर्म्स लिख लेते हैं, इनकी अपने को जरूरत है। ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत हो गए है ना। अब इनका सेंटेंस रीड करते हैं, पता लगाते हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। एनी टर्म ऑफ एपी एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म की तो बात नहीं करनी, उस सेकेंड टर्म की बात करनी है क्यों नहीं। तो एनी टर्म का मतलब सेकेंड टर्म, एनी टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म नहीं लेना, और कोई भी टर्म लीजिए, सेकेंड लीजिए, थर्ड लीजिए, फोर्थ लीजिए। तो एनी टर्म का मतलब सेकेंड टर्म, ठीक। सेकेंड टर्म ए प्लस डी इज इक्वल टू बोल रहे हैं, ये सेकेंड टर्म ए प्लस डी इज इक्वल टू, फिर कहते हैं हाफ करिए, चलो हाफ करो, हाफ ऑफ सम ऑफ टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट। इससे इक्वल डिस्टेंस वाले दो ही टर्म है, एक इधर है और एक इधर है, इससे इक्वल डिस्टेंस वाले ये वाले टर्म्स हैं बेटे, इनका सम करें अंदर। हाफ द सम ऑफ टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट। इस टर्म से इक्वल डिस्टेंसेज पर जो टर्म है ना, उनको क्या करें, सम करें, और फिर देखें कि ये इक्वेशन राइट हुई कि रॉन्ग हुई। ए प्लस डी हाफ 2a प्लस 2d, ए प्लस डी, ये भी आ गया ए प्लस डी, इसका मतलब ट्रू मालूम पड़ रहा है। और भी एक एग्जाम्पल हम लोग यहीं पर देखेंगे। ये तो सेकंड टर्म हमने एग्जामिन किया, ये कहते हैं एवरी टर्म के लिए बात वैलिड है। चलो थर्ड टर्म की बात देखते हैं। थर्ड टर्म सब लोग देखना, थर्ड टर्म यहां था T2, सेकेंड टर्म की बात की थी, यहां मैं T3 की बात कर रहा हूं। एक बार और एग्जाम करके देखते हैं ट्रू अब की बार आता है क्या। थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस। तो थर्ड टर्म से इक्वल डिस्टेंस पर, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इनका सम करो, जो इससे ना इक्वल डिस्टेंस पे सम है। ए प्लस डी और ए प्लस 3d का कर दिया। और अच्छा देखो, इससे कोई और टर्म भी ले लो, इससे इक्वल डिस्टेंस पर ए भी है और ये भी है, ए प्लस 4d ले लो, ये देखो सब सेम है। ये कह रहा है क्वेश्चन, देखो ये उतना ही आएगा, a प्लस 2d और ये भी a प्लस 2d है, कैलकुलेशन करके देखो ये भी a प्लस 2d है, ये अगेन ट्रू आ रहा है। इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। बेटे डाउट पूछो। हाफ द सम ऑफ टर्म्स विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट। इक्वल डिस्टेंसेज वाले टर्म दो सर्च करके उसके आसपास के दो टर्म जो उससे इक्वल डिस्टेंस पर हो, a प्लस 3d के इक्वल डिस्टेंस पर ये दोनों, या फिर ये दोनों, और डिस्टेंस और ज्यादा जा नहीं सकते, a पर आ तो गए। ओके, सो वी गो टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ। एक और क्वेश्चन है अभी यहां पर, we study this 12 number. If sum of n terms of a sequence, sum of n terms of a sequence is quadratic expression, कहता है sum of n terms क्या है, quadratic expression है। quadratic आप जानते हो, quadratic equation an स्क्वायर प्लस bn प्लस c टाइप का है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n बोलना चाहिए, इनको कई बार नहीं लिखते। तो देन इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स एपी। ये एसएन दिया हुआ है, आपको जस्टिफाई करना है कि एपी है। अगर एपी नहीं निकली तो फॉल्स बोल देना, अगर एपी निकल जाए तो ट्रू बोल देना। वो कहते हैं एपी है। सम ऑफ एन टर्म्स अगर इस पैटर्न में है तो क्वेश्चन कहता है तो एपी होगी।
तो हम क्या पता लगाते हैं? कोई बताएगा बेटा AP जस्टिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए? n को 1 आज पुट किया था आपने क्वेश्चन में, n को 1 पुट करने से फर्स्ट टर्म आता है, AP का फर्स्ट टर्म आ जाता है। अगर ये AP है तो S1 करने से फर्स्ट टर्म आएगा। ठीक है, तो S1 हो गया A प्लस B प्लस C, n की वैल्यू 1 पुट कर दी। अगर ये AP निकली तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। S2 AP किधर है? AP यहां पे लिख देता हूं, A प्लस D, A प्लस 2D, ये आपकी AP है। हमने कैपिटल लेटर अज्यूम कर लिए क्योंकि स्मॉल लेटर के साथ क्लैश हो रहा है इसलिए। अच्छा, अब आप S2 लिखिए, सम ऑफ टू टर्म्स, सम ऑफ टू टर्म्स, ये बेटे 2 का स्क्वायर 4A प्लस 2B प्लस C आया, सम ऑफ टू टर्म्स आया। ये 2A प्लस D के इक्वल है, 2A प्लस D के इक्वल है। और एक और फिर वेरीफाई करना पड़ेगा, सम ऑफ 3 टर्म्स। अच्छा, तो 1 मिनट, ये अगर AP निकलती है तो ये A है, और ये चीज AP में 2A प्लस D हुआ करता है, S2, तो 4A प्लस 2B प्लस C, इससे हमें D की होप है कि D आ जाएगा। चलो D ट्राई कर लेते हैं बेटे, 4A प्लस 2B प्लस C माइनस 2A, माइनस 2A हो जाएगा, माइनस 2A माइनस 2B माइनस 2C, 2B कैंसल, ये आ गया 4A माइनस 2A, 2A C माइनस 2C माइनस C। कॉमन डिफरेंस, अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस 2A माइनस C होना चाहिए। अब एक बार वेरीफाई और करते हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, इतने से कॉमन डिफरेंस बिलीव नहीं किया जा सकता। तो देखते हैं S3 क्या आता है। S3, 3 का स्क्वायर 9A प्लस 3B प्लस C आया। अब S3 प्रैक्टिकल मेथड से निकालो, दोनों मैच करने चाहिए। या ऐसे एक काम करो, S3 यहां से लिखो, हाँ बिल्कुल लिखो, A प्लस D और फिर A प्लस 2D, ये सारा 9A प्लस 3B प्लस C है। तो A और A 3A हो गया, D प्लस 2D 3D हो गया, 9A प्लस 3B प्लस C हो गया। 3A का मतलब ये A की वैल्यू यहां पुट करो, 3A प्लस 3B प्लस 3C। 3D का मतलब ये D की वैल्यू यहां पुट करो, 3 2 जा 6A माइनस 3C। इधर देखो 9A प्लस 3B प्लस C। अब ये क्या है? ट्रू आना चाहिए। ट्रू फॉल्स आ गया तो इसका मतलब AP नहीं है। AP है तो ये चीज ट्रू आनी चाहिए। क्या चीज ट्रू आनी चाहिए? कि S3 की वैल्यू ये है। ये क्या क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया, ये ट्रू आना चाहिए। तो 3A प्लस 6A 9A हो गया प्लस 3B, ठीक है, 3C अनलकीली कैंसल हो गया, 9A प्लस 3B प्लस C, ये C इक्वल टू 0 हो तभी वैलिड है, अदरवाइज इन जनरल रिजल्ट वैलिड नहीं है। मतलब आपकी स्टेटमेंट तभी ट्रू है जो SN को AN स्क्वायर प्लस BN तक लिया जाए, C ले लेते हैं तो ये वैलिड नहीं है। इसलिए स्टेटमेंट को हम फॉल्स बोलेंगे, इन जनरल रिजल्ट इज फॉल्स, क्योंकि वो कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं AN स्क्वायर प्लस BN प्लस C को, तो C की वैल्यू पर्टिकुलर वैल्यू वहां पर आ रही है, और ये कहते हैं देन इट ऑलवेज रिप्रेजेंट्स AP। ऑलवेज AP रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये तभी AP रिप्रेजेंट करेगा जो C की वैल्यू 0 ले ली जाए। इसलिए आपका स्टेटमेंट ऑलवेज वर्ड हटा दो तो कुछ हद तक ट्रू भी हो जाए, ऑलवेज वर्ड की वजह से फॉल्स है। और क्वेश्चन बहुत स्मॉल
आसान सा नहीं है, हमने जो पॉसिबल था आपको बताया। इस पे आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। हमने S1 S2 निकाला, जिससे A और D निकाल लिया, फिर S3 निकाला, उसे वेरीफाई किया AD के बेस पर कि वो S3 इक्वल टू 9A प्लस 3B प्लस C राइट आता है कि रॉन्ग आता है। लेकिन वो राइट आया, कब राइट आया? C इक्वल टू 0 में, जबकि हमारा क्वेश्चन कहता है दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट्स AP, तो ऑलवेज AP नहीं है, ये AP हो सकता है अगर C की वैल्यू 0 आ जाए तो पॉसिबल भी है। बेटे डाउट पूछो। ओके, तो आज आप इतने क्वेश्चन करिए, फिर आपको नेक्स्ट डे फिर और कराता हूँ। AP के अभी क्वेश्चन और भी बाकी हैं, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने आज बनाए हुए, कलेक्ट किए हुए।